हेलो एवरीवन, नमस्कार, जोहार। मैं हर्ष कुमार सिंह फर्स्ट अटेम्प्टर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं नए सेशन के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति। आप लोग बहुत सारे लोग जो है एग्जामिनेशन देने गए होंगे और बहुत सारे लोगों को जो है राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चंस मिलते होंगे। और जैसे एग्जाम्पल फॉर क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें, जैसे भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किन अनुच्छेदों में दी गई है या किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इस तरीके का जो है क्वेश्चन आप देखते होंगे, खासकर प्रीलिम्स के लिए। इसका मतलब है कि जो है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो भी संवैधानिक प्रोविजन है या फिर उनके निर्वाचन की प्रक्रियाएं हैं या फिर जो है उनकी महाभियोग की प्रक्रियाएं हैं या उनका जो है फंक्शन या अधिकार, जो भी उनका जो प्रोविजंस जो है संविधान में दिया हुआ है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे कि कौन से आर्टिकल्स में किस तरीके के जो है अधिकार दिए गए हैं। और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और स्पेशली जो है मेंस में भी राष्ट्रपति के जो है कार्य या शक्ति से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन जाते हैं, उनके जो है विधायी अधिकार को लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो है ये मेंस और पीटी दोनों के लिए जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग जो है पूरा होल सोल जो है चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति के जो है संवैधानिक प्रोविजंस क्या क्या है, कि किस तरीके को उनको जो है अधिकार दिए गए हैं, किस तरीके के जो है उनके निर्वाचन की प्रक्रियाएं हैं या फिर किस तरीके से जो है उनको हटाने की प्रक्रियाएं जो है संविधान में दी गई है। तो आइए चलते हैं हम लोग राष्ट्रपति के जो विभिन्न संवैधानिक प्रोविजंस हैं उस पे। अब देखिए, हम लोग अगर राष्ट्रपति के रूप में अगर परिचय हम लोग देखें तो सिंपल सा है कि अगर संविधान में देखें तो भारत का राष्ट्रपति का जो है संविधान में उल्लेख किया गया है और दिया हुआ है स्पेशली कि जो है भारत का जो है एक राष्ट्रपति होंगे। क्लियर? तो हम लोग अगर देखें तो भारत का राष्ट्रपति क्या है? देश के सर्वोच्च जो है संवैधानिक अधिकारी और जो है राज्य का मुखिया होते हैं। मतलब ये देश का सर्वोच्च जो है अधिकारी और पूरे देश का जो है या राज्य का जो है मुखिया होते हैं। और राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो है मुख्य रूप से भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 52 से 62, 52 आर्टिकल 52 से लेकर जो है 62 में जो है दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही अगर बन जाएगा कि जो है प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल जो है संविधान में कहां से कहां दिए गए हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो पहला आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 52 से लेकर जो है 62 तक जो है ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो है आर्टिकल्स हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो है प्रोविजंस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो है किए गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखें, अब हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 52 ये जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें जो है प्रोविजन किया गया है 52 में, इसी में किया गया है राष्ट्रपति के पद का प्रोविजंस, मतलब जो है ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब इसमें बोला गया है कि आर्टिकल 52 में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यहीं पे प्रोविजन है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल 52 जो है ये एग्जामिनेशन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है कि पूछ दिया जाएगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आपको दे देगा आर्टिकल 52, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 56। तो ये क्वेश्चंस जो है आपका बन जाएगा। तो आपको ये देखना है कि जो है राष्ट्रपति के लिए जो है भारत के एक राष्ट्रपति होगा, उनका प्रोविजन जो है किस आर्टिकल्स में किया गया है। तो आर्टिकल्स 52 में। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम लोग आर्टिकल जो है 54 में जाते हैं। 54 जो बोलता है वो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पे जो है जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस तरीके से होता है, उसकी जो है प्रक्रिया कहाँ पे दी गई है, आर्टिकल 54 में। तो आर्टिकल 54 में जो है राष्ट्रपति के इलेक्शन की प्रक्रियाएं दी गई है। तो किस प्रकार से जो है इलेक्शन होता है, ठीक है, किस प्रकार से निर्वाचन होता है,
वो जो है यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें देखिए कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना है, जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये फैक्ट्स, जिससे राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो किस तरीके से होता है, तो हमेशा याद रखिए राष्ट्रपति का चुनाव जो है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। मतलब जो है एक इलेक्टोरल कॉलेज कॉम्प्रिजन, ठीक है, एक जो है निर्वाचक मंडल होता है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्लियर। अब इसमें भाग कौन कौन लेते हैं, अब यहाँ दोनों दिया हुआ है, भाग कौन लेते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाग कौन लेते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। हमेशा याद रखिएगा कि निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, क्योंकि संसद में जो है निर्वाचित या मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। ठीक है, अगर संसद में देखें तो लोकसभा में और राज्यसभा में, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में जो है एंग्लो इंडियन के सदस्य जिनको अगर भागीदारी नहीं मिला था उनको जो है मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। लेकिन राज्यसभा में जो है 12 सदस्य होते हैं जिनको जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, मतलब कौन, मतलब इलेक्टेड मेंबर्स। हमेशा याद रखिएगा कौन, इलेक्टेड मेंबर्स, कहाँ के, बोथ हाउसेस, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों का। क्लियर, यहां से क्वेश्चन हमेशा बन जाता है। दूसरा देखें कि जो है राज्यों और जो दिल्ली तथा पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए जहां पर भी जो है विधानसभा है, जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, और जहां पे विधानसभा है, जहां पे जो है निर्वाचन की प्रक्रिया के द्वारा सरकार का चुनाव होता है, तो वहां के भी सदस्यों को जो है शामिल किया गया है। बाकी केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा नहीं, वहां पे नहीं शामिल किया जाता। लेकिन जो है यहाँ पे क्या है कि स्टेट, विभिन्न जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, वहां के निर्वाचित सदस्य। तो निर्वाचित सदस्य कौन होते हैं, एमएलए। निर्वाचित सदस्य कौन, एमएलए। तो विभिन्न राज्यों के जो एमएलए होते हैं, जो निर्वाचित होकर आते हैं, मतलब मनोनीत नहीं, जो भी निर्वाचित है ना, तो वहां के सदस्य। अब दूसरा चीज ये है कि राज्यों के जो है निर्वाचित सदस्य, तो वहां पे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर जो है आपको विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि विधानसभा का या विधान परिषद का। तो हमेशा याद रखिए कि जो है स्टेट असेंबली, मतलब विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के जो है जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होंगे, सिर्फ विधान सभा के। क्लियर। तो जो है स्टेट असेंबली को, स्टेट काउंसिल को नहीं बल्कि स्टेट असेंबली के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो शामिल होंगे, और जो है यूनियन टेरिटरी में जहां पे स्टेट असेंबली है वहां के निर्वाचित सदस्य जो है शामिल होंगे। क्लियर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पे होता है। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे है कि चुनाव की जो विधि है, मतलब जो है मैनर ऑफ इलेक्शन। तो जो चुनाव की विधि है उसका उल्लेख कहाँ पे किया गया, आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 55 में जो है यहाँ पे चुनावों की विधि, तो किस प्रकार से चुनाव होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि जो चुनाव किस तरीके से होता है। तो चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। किस तरीके से होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब क्या हो गया, मतलब इलेक्शन कंडक्टेड थ्रू जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ये क्या हो गया, इसका मतलब है कि देखो अलग अलग राज्यों की जनसंख्या क्या है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो जहां पे ज्यादा जनसंख्या है वहां पे ज्यादा प्रतिनिधित्व भी तो मिलना चाहिए। तो इसलिए इस तरीके से बनाया जाता है, प्रोपोर्शनल किया जाता है कि जो है सभी राज्यों में समान भागीदारी जो है मिले, सभी राज्यों की समान भागीदारी जो है आए, इस तरीके का बनाया जाता है। क्लियर। इसलिए जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो है उपयोग किया जाता है। और दूसरा है कि जो है संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। ठीक है, दूसरा मतलब जो है होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब इसका मतलब क्या होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति जो होता है, इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं अभी जैसे लोकसभा का मान लीजिए चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, तो लोकसभा के चुनाव में क्या होता है, मान लीजिए
कि एक कैंडिडेट खड़ा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 कैंडिडेट खड़ा है, इसमें से सबसे ज्यादा जिसको वोट आ जाता है वो जीत जाता है ना। मान लीजिए कि अगर जो है इसको 5,000 वोट आ गया, इसको जो है 4,500 वोट आया, इसको जो है 4,000 वोट आया, इसको जो है 3,000 वोट आया, और इसको जो है 2,000 वोट आया, तो जिसको ज्यादा वोट आ गया वो जीत जाता है। भले वो 20% ही पूरे जो है जो परसेंटेज है उसका 20% ही लेके क्यों नहीं आ जाए, लेकिन वो जीत हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है क्या है, ये जो है एकल संक्रमणीय पद्धति नहीं है। एकल संक्रमणीय पद्धति का मतलब होता है कि उसको जो है 50% है ना, 50, इसको हम लोग इस तरीके से देख लेते हैं कि जो है इसका फॉर्मूला है कि 100/2 + 1, मतलब जो है 50 + 1 जो है इतना वोट आपको लाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि 100 अगर सीट है, ठीक है, तो इसमें जो है आपको 51 सीट अगर लाएंगे तभी जो है आपका जीत होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग संक्रमणीय मत के माध्यम से। अब यहीं पे होता है कि जो है एकल संक्रमणीय में होता है कि अगर किसी को मान लीजिए 50% वोट नहीं आता है तो फिर दोबारा जो है मतगणना होता है। अगर दोबारा में भी नहीं आया तो तीसरी बार भी मतगणना होता है। तब तक मतगणना होता है जब तक जो है वो 50% किसी को 50% प्लस जो है वोट किसी के पास ना आ जाए। क्लियर? तो ये जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए आर्टिकल 55। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 58। क्लियर? आर्टिकल 58 में देखते हैं हम लोग, तो इसमें क्या है कि स्पेशली जो है जो क्वालिफिकेशन है, कौन पात्र है, एलिजिबिलिटी किसके पास है, जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि मतलब किसी को भी खड़ा, उसके लिए कुछ जो है एलिजिबिलिटी बनाया गया है, पात्रता रखा गया है। अब पहला क्या है कि किसी भी व्यक्ति को जो है इन योग्यताओं को पूरा करना पड़ेगा। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना, क्योंकि चुनाव में खड़ा तो हो सकता है लेकिन उसके लिए जो है आपको एलिजिबल भी तो होना चाहिए। तो क्या एलिजिबिलिटी है? पहला है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब कोई विदेशी नागरिक जो है कोई विदेशी नागरिक जो है खड़ा नहीं हो सकता है। क्लियर है? जो भारत का नागरिक है वही जो है राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई अमेरिकी नागरिक है वो खड़ा नहीं हो सकता है। अगर कोई मान लीजिए कि जो भारतीय मूल का भी अगर भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो अमेरिकी नागरिक है वो भी खड़ा नहीं हो सकता है। क्लियर है? मतलब जो है सिर्फ भारत का नागरिकता उसके पास होना चाहिए तभी वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वो खड़ा हो सकता है। क्लियर? दूसरा, मिनिमम जो है 35 ईयर या उससे अधिक होना चाहिए, मतलब 35 साल से नीचे का नहीं होना चाहिए, 35 साल या इससे ऊपर होना चाहिए। क्लियर? तो दूसरा है एज जो है एलिजिबिलिटी है। तीसरा, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। जो लोकसभा सदस्य चुने जाने की जो योग्यता है वो योग्यता इसके पास होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद जो है सरकार के अधीन जो है किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मतलब जो है अगर किसी लाभ का पद में अगर आप हैं सरकार के अधीन तो आपको पहले उसका रिजाइन करना होगा, फिर जो है आप राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है। अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति है और वो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होता है तो वो लाभ का पद नहीं माना जाता। मतलब लाभ के पद के अंतर्गत में कुछ अपवाद भी रखा गया है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो भारत के जो मंत्री हैं, है ना, या राज्यपाल या जो है मुख्यमंत्री या फिर जो भी मंत्री है राज्य के, वो ये सब पदों पर अगर कोई है तो ये अपवाद है, उस पर अगर है तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। क्लियर? तो ये लाभ का पद पर वो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा है कि जो है वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, है ना, उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक होना चाहिए। ये सब चीजें हैं जो है कि अगर वो है तो फिर वो खड़े नहीं हो सकते हैं, अगर दिवालिया है तो नहीं खड़े हो सकते हैं, अगर वो मान लीजिए मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है तो नहीं खड़े हो सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, इनको जो है मोटा मोटी ये चीजें जो है चाहिए। क्वेश्चन हमेशा पूछता है राष्ट्रपति के चुनाव में जो है, राष्ट्रपति का चुनाव में कोई व्यक्ति कितनी उम्र में खड़ा हो सकता है या कितना उम्र उसके लिए चाहिए। ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखें तो हम लोग देखें कंडीशन ऑफ द ऑफिस, मतलब कार्यालय के जो पद है उसके लिए क्या शर्तें हैं। ठीक है? तो पद की शर्तें क्या है? पहला, राष्ट्रपति जो है संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है? अगर राष्ट्रपति जो है, सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए को संसद
का या विधानसभा का सदस्य है तो उसको वहां से रिजाइन करना पड़ेगा, उसका सदस्य वो नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति अन्य किसी लाभ के पद पर जो है वो नहीं रह सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को आधिकारिक निवास भत्ता और अन्य विशेषाधिकार जो है राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए जो है उनको दिया जाता है। तो ये सिंपल सी बात है कि कंडीशन ऑफ द ऑफिस जो है, जो कार्यालय की जो शर्तें हैं, पद का जो शर्त है वो इस तरीके का जो है दिया हुआ है, ये आप इसको देख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है कार्यकाल। अब देखो कार्यकाल जो है राष्ट्रपति को अपने पद पर जो है जिस तारीख से जो है उन्होंने जो है पद ग्रहण किया है, जिस तारीख को जो है वो अपने पद को जो है ज्वाइन किए हैं, वहां से उनको 5 ईयर है ना, 5 वर्ष का जो है उनका कार्यकाल होता है। उनका जो है टर्म जो है क्या है 5 ईयर, मतलब जिस डेट से वो ज्वाइन किए हैं वहां से 5 ईयर। ठीक है, मतलब इंटरिंग ऑफिस। ठीक है, दूसरा है कि जो है वो तो 5 साल रह गए, लेकिन उसके पहले भी जो है वो हट सकते हैं। कार्यकाल तो 5 ईयर है, लेकिन पहले भी वो हट सकते हैं। कैसे? अब वो रिजाइन कर दें, 5 साल पहले भी मान लीजिए कि जो है 5 ईयर उनका टेन्यूर है, लेकिन जो है वो 3 साल में ही रिजाइन कर सकते हैं। क्लियर, रिजाइन कर सकते हैं। किसको रिजाइन करेंगे? तो हमेशा याद रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट को। अगर प्रेसिडेंट जो है रिजाइन करेंगे तो किसको रिजाइन करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, दूसरा उनको रिमूव्ड भी किया जा सकता है। ठीक है, इम्पीचमेंट के माध्यम से, है ना। उनको रिमूव कैसे किया जाएगा? तो प्रोसेस क्या है उसके लिए? इम्पीचमेंट, जिसको हम लोग महाभियोग की प्रक्रिया बोलते हैं। अब ये तभी होता है जब संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति करे, है ना। अगर लगता है लोग जो भी संसद सदस्य हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है संसद में ही हो सकता है इम्पीचमेंट का, तो अगर जो भी सदस्य हैं अगर उनको लगता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो क्या कर सकते हैं कि जो है महाभियोग की प्रक्रिया जो है किसी भी सदन में चला सकते हैं। क्लियर। तो ऐसी स्थिति में ही जो है संविधान के उल्लंघन के आरोप में ही जो है राष्ट्रपति के ऊपर जो है महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है, और इस तरह जो है उनको उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले ही क्या हो, उनको पद से हटाया जा सकता है। क्लियर। तो ये जो है इनकी शर्तें हैं। तो आर्टिकल 56 जो है में ये प्रक्रिया दिया हुआ है। नेक्स्ट, अब यही जो है महाभियोग की प्रक्रिया जो है, जो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बोले, ये आर्टिकल 61 में। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के लिए जो है महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ पे दिया हुआ? आर्टिकल 61 में। तो 61 में जो है संविधान का उल्लंघन करने पर जो है हटाया जा सकता है। हम वही बोले थे कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी जो है द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी संविधान का जो है वायलेशन करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको हटाया जा सकता है। क्लियर। तो प्रोसेस क्या है हटाने के लिए? तो सिंपल सा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से जो है प्रस्ताव पारित करने के बाद जो है उनको हटा दिया जा सकता है। तो उसके लिए लाया जाता है प्रस्ताव, प्रक्रिया है कि जो है संसद में, है ना, कुछ सदस्यों के जो है हस्ताक्षर के साथ जो है प्रक्रिया पहले दिया जाता है। उसके बाद जो है किसी सदन में जो है 2/3 बहुमत से जो है मेजोरिटी से पास किया जाता है। फिर जो है दूसरा सदन उसका जो है जांच करता है। ठीक है, उसके पहले जो है 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को जो है खबर भी कर दिया जाता है कि भाई आपके ऊपर इम्पीचमेंट लाया जा रहा है। तो ये प्रक्रिया है। तो मेनली है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है 2/3 जो है मेजोरिटी होना आवश्यक है। 2/3 मेजोरिटी से अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह अगर पास कर दिया जाता है प्रस्ताव को, तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। जिस दिन पास हो जाएगा दोनों सदनों से, उस दिन राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग देखें पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का पावर क्या है? अभी तो हम लोग प्रक्रिया देखें, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, हटाने की प्रक्रिया क्या था, एलिजिबिलिटी क्या था उनका, ये हम लोग चीजें देख चुके हैं। अब हम लोग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट का पावर क्या है? तो डिफरेंट टाइप ऑफ का जो है उनको जो है पावर दिया गया है। जैसे एग्जीक्यूटिव पावर, पहला देखें हम लोग कार्यपालिका का अधिकार। तो इस अधिकार के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं? जैसे प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं, मतलब अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। ठीक है। तो जो पावर दिया गया है, कार्यपालिका जो अधिकार दिया गया है, उसके तहत जो है प्रेसिडेंट क्या करते हैं?
अपॉइंट्स करते हैं किसको, प्राइम मिनिस्टर, और जो भी मिनिस्टर्स होते हैं जो प्रधानमंत्री के एडवाइस पे ही करते हैं, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है विभिन्न मंत्रियों का नियुक्ति करते हैं, अपॉइंट्स करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से जो है राष्ट्रपति के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। मतलब उनके जो है उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से क्या होते हैं, वो निर्भर होते हैं, और जो है उनके प्रसाद पर्यंत जो है वो पदभार ग्रहण करते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो है वो किसके प्रति दायित्व होता है उनका, जिम्मेवारी होता है लोकसभा के प्रति। क्लियर, क्योंकि जो है मेजोरिटी कहाँ पे होता है, लोकसभा में। व्यक्तिगत रूप से प्रेसिडेंट और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। क्लियर। दूसरा देखें तो जो राज्यपाल है, भारत के मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है ना, अटॉर्नी जनरल है या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सब का जो है विभिन्न जो भी भारत सरकार के अंतर्गत या फिर जो है गवर्नर हो गए है ना, या हाई कोर्ट के जो है जस्टिस हो गए, इन सब का जो है नियुक्ति जो है कौन करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, तो इन सब का जो है नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। क्लियर। उसके अलावा जो है केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन जो है वो प्रशासकों के माध्यम से जो है राष्ट्रपति के ही अंडर में होता है। मतलब राष्ट्रपति ही क्या करते हैं कि जो है वहां पर नियुक्त करते हैं, जो भी प्रशासक होते हैं उनका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और उन्हीं के माध्यम से जो है वहां पर राष्ट्रपति जो है वहां का शासन को या एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव पावर। अब लेजिस्लेटिव पावर में देखें तो जो है संसद को बुलाने, स्थगित करने और भंग करने का अधिकार। तो ये इसमें 3 टर्म है, संसद को बुलाने, है ना, स्थगित करने और भंग करने। मतलब हमेशा क्या होता है, जैसे चुनाव, आम चुनाव हुआ उसके बाद जो है संसद को बुलाते हैं, एक वो समय होता है, या फिर जो है हमेशा जो है नए सत्र का जो है जब आरंभ होता है तब जो संसद का सत्र को बुलाते हैं, कुछ समय के लिए जो है स्थगित कर देते हैं उसको। ठीक है, या फिर जो है उसका विघटन कर देते हैं। विघटन जब तक नहीं करेंगे तब तक जो है नेक्स्ट चुनाव नहीं होगा, तो विघटन कर देते हैं। राष्ट्रपति का ही जो है अधिकार है कि वो जो है किसी भी संसद सत्र को बुलाते हैं। जैसे मान लीजिए अब संसद सत्र हम लोग देखें तो हम संविधान में दिया कि हर 6 महीने के अंदर में जो है बैठक होना चाहिए, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो है बजट सत्र, बजट सेशन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें कि जो है जुलाई टू अगस्त में जो है ये मानसून सत्र होता है, मानसून सेशन होता है, और जो है नवंबर दिसंबर में जो है ये विंटर जो है सेशन होता है। तो लगभग बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये 3 तरीके का सत्र होता है। तो ये जो सत्र जो बुलाया जाता है ये राष्ट्रपति ही बुलाते हैं। फिर इसके बाद जो है ये क्या होता है, स्थगित हो जाता है, कुछ समय के लिए जो है अवकाश पे चला जाता है। ठीक है, फिर जुलाई में जो ये आता है, फिर इसके बीच में जो गैप होता है यही क्या होता है, सत्रावसान, इसको बोलते हैं सत्रावसान। मतलब बीच में जो गैप होता है, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि जो है मई में जो है सत्र समाप्त हो गया, अब फिर जुलाई में स्टार्ट हुआ था, तो लगभग जो है 2 मंथ जो है क्या हो गया, जो है ये सत्रावसान हो गया। ठीक है, सत्र जो है स्थगित हो गया। क्लियर। ये सब जो है राष्ट्रपति को ही अधिकार होता है कि जो है वो किसी भी सत्र को जो है बुलाते हैं, प्रथम बैठक करते हैं, या जो है सत्र को स्थगित कर देते हैं, या फिर जो है भंग भी करते हैं। ये सारा चीज जो है वो करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा है कि आम चुनाव के बाद बजट सत्र की शुरुआत में जो है संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। मतलब जो है एड्रेस बोथ हाउसेस एट द commencement of the first session after general elections and at the beginning of the budget session, है ना। मतलब जो है जनरल इलेक्शन के बाद क्या होता है कि जो बजट सेशन स्टार्ट होता है उसका भी जो है राष्ट्रपति जो है शुरुआत करते हैं। क्लियर। तीसरा है विधेयकों को सहमति देते हैं या पुनर्विचार के लिए वापस करते हैं। ठीक है, तो विधेयकों को जो है सहमति देते हैं, इसमें जो है राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि किसी विधेयक को जो है वो पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पर जो है वो पुनर्विचार नहीं कर सकते हैं, है ना। ये आप लोग शायद पढ़े भी होंगे कि संविधान संशोधन विधेयक अगर है या धन विधेयक है या प्रथम श्रेणी के वित्त विधेयक है तो इनको पुनर्विचार के लिए जो है वापस राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति जो है जनरल जो भी विधेयक होते हैं उनको जो है या तो सहमति देते हैं या पुनर्विचार करने के लिए जो है वापस भेज देते हैं। लेकिन अगर पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज दिया और फिर से अगर दोनों जो है सदन जो है उसको
उसी तरीके से पास कर दिया तो अनिवार्य होता है राष्ट्रपति के लिए कि वो जो है विधेयकों पर सहमति देते हैं, वो बाध्य है। क्लियर, ठीक है। उसके अलावा जो है अनुच्छेद 123 के तहत जो है अध्यादेश जारी करने का भी जो है ऑर्डिनेंस जारी करने का भी अधिकार होता है। ऑर्डिनेंस एक तरीके से क्या है, जो बिल के माध्यम से जो है संसद में कोई बिल लाकर दोनों सदन उसको पास करता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं और उसके बाद वो कानून बनता है। तो अगर जो है जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, है ना, संसद जो है सत्रावसान में हो, तो वैसी स्थिति में अति आवश्यक हो कि किसी विषय पर कानून बनाने के लिए, तो राष्ट्रपति जो है अति आवश्यक स्थिति में जो है वो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं और वो उसका जो उसका पावर है या फंक्शन है, वो जो लोकसभा या राज्यसभा से पास करके जो कानून बनता है उसी तरीके से उसका भी जो है पावर और फंक्शन है। ठीक है, लेकिन जो है यह है कि जब सत्र स्टार्ट होगा तो 6 वीक के अंदर में जो है उसको पारित करवाना अनिवार्य होता है। क्लियर, तो ये आर्टिकल 123 जो है ऑर्डिनेंस जो है जारी करने का भी जो है राष्ट्रपति को अधिकार होता है। क्लियर, तो यही सब क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में। नेक्स्ट, वित्तीय अधिकार, है ना, फिनेंशियल पावर देखें तो फिनेंशियल पावर में जो है स्पेशली संसद में वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हैं, तो जो है काउजेज द एनुअल बजट टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। तो देखो पार्लियामेंट में तो सिंपल सी बात है कि जो संसद में वार्षिक बजट जो रखा जाता है वो राष्ट्रपति के नाम पे, चूंकि राष्ट्रपति ही अध्यक्ष होते हैं ना पूरा कार्यपालिका के, तो राष्ट्रपति के नाम पर ही बजट होता है, लेकिन वित्त मंत्री उसको पेश करते हैं, तो बजट जो है प्रस्तुत करते हैं। उसके अलावा जो है भारत की आकस्मिकता निधि से जो है अग्रिम राशि जो है स्वीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत की जो आकस्मिक निधि है उससे जो है एडवांस जो है फंड वो दे सकते हैं। क्लियर, और उसके बाद धन विधेयक पेश करने की जो है सिफारिश कर सकते हैं। ठीक है, तो धन विधेयक को पेश करने के लिए जो राष्ट्रपति से जो है सिफारिश लेना होता है और फिर जो है राष्ट्रपति के पास जो है उसको अप्रूवल करने के लिए भेजना भी पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने पहले ही बताया है कि धन विधेयक में जो है राष्ट्रपति अगर एक बार जो है सिफारिश राष्ट्रपति ने कर दिया धन विधेयक या प्रथम श्रेणी के वित्त विधेयक है, तो उसके बाद जो है वो चला जाएगा पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में धन विधेयक है या नहीं है, ये जो है लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं कि कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, ये जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही तय किया जाता है। और उसके बाद जो अगर धन विधेयक को उन्होंने मोहर लगा दिया तो फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति जो है उसको वापस नहीं कर सकते, उस पर उनको मोहर लगाना अनिवार्य होता है। क्लियर, नेक्स्ट, न्यायिक अधिकार। अब न्यायिक अधिकार जुडिशियल पावर में देखें तो राष्ट्रपति को जो है उसमें जो है स्पेशली कई प्रकार का आर्टिकल 72 में जो है राष्ट्रपति को जो है न्यायिक अधिकार दिया गया, जिसके तहत जो है क्षमा, दया, स्थगन या दंड कम करने का अधिकार दिया गया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हैज द पावर द ग्रांट पैर्डोन्स, रिवाइव्स, रिस्पाइट्स और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट अंडर आर्टिकल 72। तो कई तरह का है, कहीं पे जो है वो पूरे अगर किसी को अगर मान लीजिए कि जो है मौत का सजा दिया हुआ है ना, तो वो उसको पूरा का पूरा वो समाप्त भी कर सकते हैं, वो उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, या कोई सजा दिया गया उसको कम कर सकते हैं। तो इस तरीके का किसी सजा पे जो है वो रोक लगा सकते हैं। तो इस तरीके का उनके पास अधिकार होता है कि जो है वो कोई भी जो है उस तरह का अगर कोई अर्जी उनके पास आता है क्षमादान करने के लिए तो उस पर वो निर्णय ले सकते हैं। लेकिन ये निर्णय हमेशा जो है राष्ट्रपति जो है खुद से नहीं लेते हैं, बल्कि जो है वो कैबिनेट पास करके, जो कैबिनेट उसको पास करती है और फिर वो जो है विधि जो मंत्रालय होता है वो जो है राष्ट्रपति के पास फिर रिकमेंडेशन भेजता है, उसी के आधार पर होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये है कि जो है जो भी रिकमेंडेशन सरकार का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिकमेंडेशन होता है उसको एक बार लौटा सकते हैं राष्ट्रपति, इतना उनके पास पावर होता है कि जो भी रिकमेंडेशन उसको लौटा सकते हैं। लेकिन अगर दोबारा भेज दिया गया तो फिर वो बाध्य है कि उसको अप्रूवल देना ही होता है। तो ये राष्ट्रपति को जो है अधिकार है कि जो है वो किसी को भी जो है क्षमादान, विभिन्न तरीके का क्षमादान है, जब आप पढ़िएगा तो उसको आप डिटेल से हम बता सकते हैं, क्लास में हम बताते हैं इसको, लेकिन अभी आप इस पे फोकस कीजिएगा। जो भी क्षमादान का अलग अलग जो प्रकार है उसको आप फोकस कीजिएगा। क्लियर, नेक्स्ट, सैन्य अधिकार। तो सैन्य अधिकार में देखें तो सुप्रीम कमांडर जो है जो राष्ट्रपति होते हैं, है ना, जो भी आर्म फोर्सेस होते हैं उसका जो है सुप्रीम कमांडर जो है राष्ट्रपति होते हैं। उसके अलावा जो है अपॉइंट्स जो है चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इन सभी का जो है जो नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। मतलब जो है सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख जो भी होते हैं उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा जो है
जो सर्वोच्च कमांडर जो है वो राष्ट्रपति ही होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, इनका अगर देखें आर्टिकल 60 में जो है इनका जो है ओथ के बारे में जो है दिया हुआ है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को शपथ, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कभी कभी कि राष्ट्रपति को जो है जो ओथ जो है निम्नलिखित में से कौन दिलवाता है। ठीक है, तो ये है कि राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलवाता है, चीफ जस्टिस, है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वही जो है क्या करते हैं, राष्ट्रपति को जो है ओथ दिलवाते हैं। क्लियर। अगर वो नहीं है, अगर वो अब्सेंस है, तो फिर सीनियर जो मोस्ट जजेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जो है शपथ दिलवाते हैं। क्लियर। और राष्ट्रपति जो है संविधान, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए और जो है उनका संरक्षण के लिए जो है शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं। क्लियर। तो दो चीजें याद रखना है, आर्टिकल जो है 60 जिसमें राष्ट्रपति के ओथ के बारे में बात किया गया, और राष्ट्रपति के ओथ को कौन दिलवाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो नहीं है तो जो सीनियर जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो। क्लियर। नेक्स्ट, चुनाव से संबंधित विवाद, अगर जो है डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इलेक्शन, आर्टिकल 71 में दिया हुआ है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव से अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है। तो आर्टिकल 71 में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि अगर जो है ऑल डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, मतलब अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है राष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड, तो वो कहाँ पे उसका जो है सॉल्यूशन होगा, है ना, डिसाइड किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे वही पिटीशन डाल सकता है जो खुद कैंडिडेट रहा हो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो कैंडिडेट रहा हो और उसको लगता है कि जो है गलत तरीके से जो है राष्ट्रपति को चुनाव हुआ है या राष्ट्रपति जो चुने गए हैं वो गलत तरीके से चुने गए हैं, तो वो ऐसी स्थिति में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन डाल सकता है और अंतिम रूप से जो है सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा कि जो है सही तरीके से जो है चुनाव हुआ है या कुछ उसमें जो हेर फेर किया गया या किसी तरीके का कोई धांधली हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो है अंतिम रूप से निर्णय जो है राष्ट्रपति को होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, अन्य प्रावधान हम देखें तो जो है पद रिक्त, है ना, वैकेंसी ऑफ ऑफिस इन ऑफिस जो है आर्टिकल 62 में दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है ना, तो रिक्त होने पर 6 महीने के भीतर जो है चुनाव होना आवश्यक है। अगर मान लीजिए कि रिक्त कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि जो है मान लीजिए उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाया गया, तो महाभियोग की प्रक्रिया चलाया गया तो प्रेसिडेंट का पोस्ट क्या होगा, खाली हो जाएगा, या फिर अचानक से जो है राष्ट्रपति की जो है मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी पोस्ट क्या होगा, खाली हो जाएगा। या फिर राष्ट्रपति का हेल्थ ऐसा हो गया जिसके कारण जो है वो अपने पद पर जो है पद को जो है सही रूप से जो है नहीं निभा पा रहे हैं पद के कार्यों को, तो ऐसी स्थिति में जो है पद को जो है मान लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है पद को मान लिया जाता है कि जो है वैकेंट है। तो जब पद होता है तो 6 मंथ में जो है पद को जो है भरने का जो है ये प्रक्रिया होता है कि मतलब आप पद अगर रिक्त होता है 6 महीने के भीतर जो है इलेक्शन हो जाना चाहिए। तब तक जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट, है ना। वाइस प्रेसिडेंट जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य करते हैं। आर्टिकल 65 में जो है इसका प्रोविजन दिया हुआ है कि जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है कार्य करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो फिर कौन होंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI होंगे। अगर CJI भी नहीं है तो फिर कौन होगा, जो भी सीनियर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो हो सकते हैं। क्लियर, ये है। एक बार जो है CJI जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है M हिदायतुल्लाह जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है रहे हैं। उस समय जो है प्रेसिडेंट भी नहीं थे और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं थे। तब ऐसी स्थिति में CJI जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है वो भूमिका निभाते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे दिया हुआ है कार्यवाहक राष्ट्रपति का 65 में, और ये दिया हुआ है 62 में कि जो है
6 महीने के भीतर जो है चुनाव हो जाना चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितना दिन तक रह सकता है? 6 मंथ तक। क्लियर? तो ये कैसे होता है? राष्ट्रपति की मृत्यु या इस्तीफा दे दे या हटाई जाने या असमर्थता की स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति का जो है कार्य करते हैं। क्लियर? तो ये जो है राष्ट्रपति से संबंधित जो भी जो है संवैधानिक प्रोविजन थे वो सभी जो है हमने आपसे चर्चा कर लिया है और एक शॉर्ट फॉर्म में जो है हमने आपको बताने का प्रयास किया है और इससे मुझे यकीन है कि आपको फ़ायदा भी होगा। बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आपके जो है इससे कवर हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आप सोल्व भी कर सकते हैं और थोड़ा विश्लेषणात्मक रूप से जो है आप इसको बुक्स वगैरह में भी पढ़ सकते हैं, जिससे जो है और अधिक जो है आपको नॉलेज हो, या फिर जो है हम लोग क्लास में भी जो है इसको बहुत एक्सप्लेन करते हैं, जो भी अधिकार है, जो भी फंक्शंस हैं, जो भी प्रोविजंस हैं। चूँकि वीडियो में समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा हम इसको डिटेल में नहीं बता सकते हैं। तो ये है कि शॉर्ट फॉर्म में आपको एक हमने आइडिया दिया है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपका कवर भी हो जाएंगे, ऐसे नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस कवर भी हो जाएंगे, आपको फ़ायदा भी होगा। तो मुझे यकीन है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जोहार।